नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई से सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती का मामला 2019 में संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन अब तक इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। 11 जुलाई को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ मामले पर विस्तृत सुनवाई की तारीख और इसकी समय सीमा तय कर सकती है। इस बीच जम्मू कश्मीर में 370 पर सुनवाई पर राजनीतिक पार्टियों का मिला जुला रिएक्शन सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आखिरकार पीठ का गठन हो गया है। मैं अब सही ढंग से सुनवाई शुरू होने को लेकर बहुत पुरुम्मीद हूं, होपफुल हूं। जबकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के अवैध तरीके से खत्म करने वाली, चुनौती देने वाली 2019 से लंबित याचिकाओं पर आखिरकार अब सुनवाई के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। जबकि इस बीच बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि 370 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो देश हित में होगा। तो एक बार फिर से 11 जुलाई को 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है और इस बीच एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी, चेमेगोइयां और सियासत देखने में मिल रही है। आज इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव मसला है और इस पर आज हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं सुहेल काजमी साहब, जम्मू से जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी हैं, लीडर हैं पीडीपी से, कल भी हमारे साथ जुड़े थे। मंजूर भट्ट जी हैं जो कि लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी से, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जाना माना चेहरा है और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं सबसे पहले मंजूर भट्ट जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 11 जुलाई से माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। लेकिन मंजूर भट्ट जी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बीजेपी बार बार यही कहती है कि 370 खत्म हो गया, अब दोबारा से वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं हो सकता। इस तरह की बातें आप लोग करते हैं जबकि मामला लीगल उससे जुड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में है अभी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से आपने खुद अभी कहा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने कहा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बड़ा न्यायालय हमारे पूरे मुल्क में है नहीं और पूरे लोगों को उस पर भरोसा है। जो उसका निर्णय होगा वो लोगों के हित में होगा, हमारे देश के हित में होगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 अब जब हटा है जम्मू कश्मीर से तो उससे लोगों ने क्या नुकसान पाया, बल्कि पाया ही है। अब आज लोगों ने जो पिछले 70 साल से यहां पर जो ठेकेदार है सियासी पार्टियों के, यहाँ रीजनल पार्टी जिन्होंने यहाँ राज किया है, वो अब फिर से उनको एक मुद्दा मिल चुका है कि लोगों को वो फिर से बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन आज लोगों को समझ आया है आर्टिकल 370 अगर था वो इन्हीं करप्ट भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों के लिए था जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पिछले 40 या 70 साल से राज कर रहे हैं। उससे आम लोगों को आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये बात सही है, हर कोई एक पिटीशन दर्ज कर सकता है, अदालत हर एक के लिए है। और जिस तरीके से अब लोगों को जो धोखे में हमेशा इस कभी सेल्फ ऑटोनॉमी की बात की गई, कभी आर्टिकल 370, इनके पास एक सौदा होता था इलेक्शंस में जाने के लिए। आज अब रीजनल पार्टीज के लिए बचा कुछ नहीं। उमर साहब क्या लेके जाएंगे, महबूबा जी क्या लेके जाएंगी, आज ये खाली हाथ है। अब आज जो सुनवाई हो रही है तो मुझे लगता है अब लोगों को शायद इनको लग रहा है फिर से हम बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन आज कश्मीरियों को समझ आया है आर्टिकल 370 कुछ नहीं था, वो जा चुका है, अब उसका आना नामुमकिन है।
मतलब वो कोर्ट में है, लेकिन आप लोगों को ये उम्मीद है कि वो वापस से नहीं आएगा। हालांकि अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, कोर्ट का रुख इस पर क्या कुछ होता है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद इसमें पिटिशनर हैं, पार्टी हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, और अब सही ढंग से इस पर एक तरह से सुनवाई शुरू होगी, जिसे लेकर मैं बहुत पुरउम्मीद हूं। सिर्फ उमर साहब ही नहीं, जी, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो पुरउम्मीद है जी, सवाए उनके जो कुछ चंद खरीदे हुए लोग हैं, जो बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं, और उन्होंने तो कहना ही है क्योंकि उन्होंने ही हटाया है। बाकी जम्मू कश्मीर में आपको कोई ऐसा फर्द नहीं मिलेगा। और अगर कोई बीजेपी का आदमी अगर टीवी चैनल पे या मीडिया में आकर ये कहता भी है ना, आप अपना ये शब्द वापस ले लीजिए। प्राइवेट लाइफ में आप चुप रहिएगा, मैंने आपके टोका बीच में, हु आर यू टू स्पीक इन दिस? ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, आप गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो आपको तो बताना पड़ेगा मुझे। इस तरह ये नॉनसेंस आदमी को बैठाते हो आप लोग, इस तरह क्यों बीच में बोलते हो आप? नहीं चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए मंजूर भट्ट मैं आ रहा हूं, मंजूर जी मैं आ रहा हूं। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए मुजफ्फर इकबाल जी। गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको थोड़ा बचाइए और इनको अपने जो लहजे में है उनको बात करने का तरीका जबान नहीं देखिए यहाँ बदकलामी, ठीक है। देखिए नेशनल चैनल पे कर रहे हैं। देखिए ये बताने की जरूरत है कि किस तरह की जबान का इस्तेमाल करना है। इनकी पार्टी को दर्शाता है। सिर्फ मुद्दे पर चर्चा नहीं करना होता डिबेट में। देखिए डिबेट में सिर्फ मुद्दे पर चर्चा नहीं करना है, हमें अपने अखलाकी हमारी क्या जिम्मेदारी उसका भी ख्याल रखना है। ठीक है, मुजफ्फर इकबाल जी जवाब दे रहे हैं। मंजूर भट्ट जी खरीदे हुए लोग नहीं है। मंजूर भट्ट में आ रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उनको मंजूर भट्ट में आ रहा हूँ। मंजूर जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ। और किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। ठीक है मुजफ्फर जी बात पूरी कर लीजिए। मुजफ्फर इकबाल जी। जी अबू हरेरा जी, बेसिकली ये इस केस की प्लीडिंग जो है वो मार्च 2020 में कंप्लीट हो गई थी। फिर कोविड आने की वजह से, क्योंकि इसमें जितने भी लवाजमात थे, ये तकरीबन 20 पिटीशंस हैं, जिन 20 पिटीशंस में जवाब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइल किया हुआ है और ये राइप है फॉर हियरिंग नाउ। द ओनली प्रोसेस लेफ्ट इज आर्गुमेंट। और शायद आपको याद होगा उस वक्त 5 जज बेंच जो बना था, उसमें से कुछ जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो इन इंटरव्यूइंग पीरियड वो रिटायर हो गए हैं। अब दोबारा ये बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है और इसमें उस वक्त जो पहले बहस चली 4 दिन तक, वो सिर्फ इस पर बहस थी कि भाई ये रेफर होना चाहिए टू अ लार्जर बेंच या यही 5 जजेस के बेंच इसको सुनेंगे। उसमें जो गवर्नमेंट की ये प्ली थी, गवर्नमेंट ये चाहती थी, यूनियन गवर्नमेंट, उस वक्त के जो अब रिटायर हो गए वो भी अटॉर्नी जनरल जो थे, अटॉर्नी जनरल का ये स्टैंड था, गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि क्योंकि पहले 2 जजमेंट्स हैं, जिन जजमेंट्स में ये कहा गया है कि आर्टिकल 370 जो है वो परमानेंट फीचर बन गया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है जिसमें यह कहा गया है कि नहीं, ये परमानेंट फीचर नहीं है। और 2 जजमेंट ऐसी हैं जिसमें एक संपत प्रकाश की जजमेंट है और एक और जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि अगर आप इसको अमेंड करना चाहते हैं 370 को, तो आपको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दोबारा बनानी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से इसकी वेटिंग करवानी पड़ेगी। तो इन व्यू ऑफ दिस conflicting व्यू बिटवीन 2 benches ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लेट दिस केस बी हर्ड बाय अ लार्जर बेंच। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उन जजमेंट्स में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, लिहाजा ये 5 जज बेंच ही सुनेगा। अब उसके बाद इस केस की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन बीच में कोविड आने की वजह से ये नहीं लग पाया और नहीं सुना गया। हम पुरुमीद हैं, इसमें शक नहीं कि लीगली गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 370 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, उसी में दिया हुआ था कि आप पहले एक्सेंट लेंगे किससे,
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से। 1956 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसॉल्व हो गई। उन्होंने कहा कि भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गया, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो ये कहा गया कि भाई नाउ वी विल बी गवर्नड, आवर रिलेशनशिप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी गवर्नड बाय आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को अमेंडमेंट कर दी एक प्रोविजन में और एक्सप्लेनेटरी क्लाज लगा के कहा कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो दैट विल बी रेड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी, वो भी डिसॉल्व थी। लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर्स जो है उस वक्त जो थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास थी। तो गवर्नर जो है ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही होल्ड्स द चेयर ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जो असेंट दे रहा है वो किसकी दे रहा है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। तो प्रेसिडेंट किसको असेंट देगा? अपने आप को। तो ये एक कानूनी जो है लीगली इट इज नॉट टेनेबल कि एक गवर्नर साहब है, दिस इज प्योरली अ लीगल इशू, पॉलिटिकल इशू नहीं है। लेकिन सबवर्शन ऑफ द प्रोविजन क्या हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के उसी प्रोविजन को एक्सप्लेनेटरी क्लास के थ्रू या उसको डीऑपरेशनलाइज करके गवर्नर साहब से, उस वक्त के गवर्नर से खुद ही कंसेंट ली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद अपने आप को कंसेंट दी, यानी मैं अपने आप को कंसेंट देता हूं कि भाई इसको रिमूव किया जाए। तो वो बिल्कुल गैर कानूनी और इस किस्म का बिल्कुल मुजफ्फर इकबाल जी, शुरू से और अब तक जो तमाम इसमें अड़चने और जो अब तक कार्रवाई हुई है उस पर आपने एक तरह से रोशनी डाली और पूरी उम्मीद है इस पूरे मामले को लेकर आगे जो इस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मैं आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। 4 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद, और खासतौर से जो पॉलिटिकल पार्टियां थी वो वेट भी कर रही थी कि जल्दी से इस पर सुनवाई शुरू हो, इसे पुश मिले और उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी चाहिए। अब वो वक्त आ गया है, 11 जुलाई से इस पर आदित्य गुप्ता जी सुनवाई होगी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है, डेट फिक्स की गई है जिस दिन सुनवाई होगी जी। ये लीगल इशू है जिसपे पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के सब लोग परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं उनकी नजर है, क्योंकि उम्मीद से है। तो पहले तो हम बहुत खुश हैं, हम शुक्रिया करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ये मैटर लिस्ट किया और वो सुन रहे हैं इसको। उसके अंदर लीगल इंट्रिकेसीज हैं, इशू क्या है, मुजफ्फर खान साहब ने अभी एक्सप्लेन किया। उस इश्यूज के ऊपर हम भी देख रहे हैं, वो इश्यूज हैं इन्वॉल्व। सीरियस लीगल इश्यूज है जिसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो करेगी, एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट्स system. That is the only judicial system is the only system in which has been absolutely protected from their interference, from the interference of the government. It is the hats off goes to the judges that they have ensured that the system is intact. अब यहां से हटते हुए जब मैंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत में लोग जो हैं, स्पेशली जम्मू के लिए जब मैं कह रहा हूं कि लोग इसलिए ज्यादा इस चीज की तरफ देख रहे हैं और काफी उम्मीदवार इसलिए हैं क्योंकि जो 2019 में ये बोला गया था कि अच्छे दिन आएंगे आपके लिए, अब जम्मू खित्ते के लोग ज्यादातर बोल रहे हैं कि यार ये बुरे दिन कब खत्म होंगे। तो 370 की हियरिंग को एक किस्म से उस एंगल से भी देखा जा रहा है जम्मू में। मेरे दोस्त हैं जो बीजेपी के तरफ से हैं और बीजेपी के नेता हैं, मंजूर भट्ट जी, ये कहते हैं कि किस बात पे हम लोग बात करेंगे जी, 370 के बारे में, 370 के बारे में हम बात करें। सर, 370 इज अ प्रोसीडिंग्स जो ऑब्वियसली हमारी प्रिंसिपल फंडामेंटल फाइट है आपके साथ। दैट इज वन फैक्टर, बिकॉज हम लोग केयर करते हैं, हमें पता है कि महाराजा साहब ने हमारे लिए एक स्पेशल सेफगार्ड्स क्रिएट किए गए थे। हमारे सेफगार्ड्स क्रिएट किए गए थे हमारे कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, डोगरास को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 70 साल आर्टिकल एक मिनट सर, आई डोंट हमें क्या मिला और क्या डेवलपमेंट्स हुई? सर, आई डू नॉट इंटरफेयर। सर, सी व्हेन यू हैव टू कम इनटू अ डिबेट, आई डोंट बिलीव इन शाउटिंग, इंटरफेयरिंग इन बिटवीन। सर प्लीज लेट्स मेंटेन सम काइंड ऑफ डेकोरम। उनको समझ तो आए कि बात क्या कर रहे हैं। आप पहले बात सुने ना, फिर उसके बाद यू आर फ्री टू रिवर्ट। ये डोंट डू दिस। लेट्स स्टार्ट अ ट्रेंड जहां पर हम एक दूसरे को रोकेंगे नहीं, एक दूसरे को बात करने देंगे, लोगों तक बात पहुंचाएंगे। सो आप कहते हैं ना इश्यूज 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला है? जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी मिली है, फेलिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जम्मू का टूरिज्म टोटल शैम्बल्स में है,
आपने G20 किया, आपने एक दिन के लिए कोशिश नहीं की कि जम्मू में करते। जम्मू के टूरिज्म को बूस्ट की जरूरत है, उसको वो सांसें चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। हर मीडिया चैनल जाकर सुनी सर, मानसर लेक, गराना वेटलैंड ये दिखा रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर एक सर बैनिंग माफिया मिला है, हमें लिकर माफिया मिला है। सर आप नहीं, जम्मू देखो अब वही करेंगे आ जाकर। जम्मू कश्मीर एक है सर। आप अब वो कश्मीर में G20 हुई, जम्मू में। सर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। को आना है वो तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम गोइंग टू से? यू टेल मी। हाँ सर आप नहीं, आप कह रहे हैं कहिएगा जितनी मिलिट्री को निकालने सो दैट आई कैन पुट फॉर माय पॉइंट। Yes, it would have increased. You tell me, has बीजेपी एक बार ही वोट के, बीजेपी ने कभी उठ के बोला एलजी साहब को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि साहब आप G20 कर रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर का टूरिज्म एट इट्स टॉप है, लोगों को पता है उसके बारे में? क्या हम जम्मू के अंदर भी एक दिन करते ताकि ये 20 देशों के लोग आकर जम्मू का टूरिज्म, जम्मू का कल्चर क्या यहाँ पे फिजिकली जाकर नहीं देख सकते थे? माइनिंग माफिया सर, माइनिंग माफिया वी हैव गॉट। कश्मीर में पिछले कांग्रेस ने क्या बात कॉन्फ्रेंस ने जो यहाँ के हालात और सर आपकी पार्टी का बयान है, लेट वी शुड हैव अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। जम्मू कश्मीर का बड़े spokesperson has said that Jammu should have a pragmatic approach. What do you mean by pragmatic approach? ये आपकी प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो नहीं, बीजेपी इसको अलग नहीं मानती है। हुआ क्या? जम्मू कश्मीर एक है। बहुत बदलाव हुआ है G20 की वजह से। पूरी दुनिया में एक मैसेज चला गया। क्या हुआ सर? ये तो मानना पड़ेगा आदित्य जी, आप मुझे क्रेडिट दे दीजिए हमारे प्राइम मिनिस्टर छोड़ मोदी साहब। सर माइनिंग अब आप कह रहे हैं कि नहीं जम्मू में होना चाहिए, कश्मीर में हुआ। मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। सुहेल काजमी जी वेट कर रहे हैं, सुहेल काजमी जी वेट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ पैनल में है। ठीक है बात मैं दोबारा से आ रहा हूं। आदित्य गुप्ता जी, मंजूर भट्ट, मैं आ रहा हूं दोनों के पास, दोबारा से आ रहा हूं। ठीक है, मैं दोबारा से नहीं ठीक है मैं आदित्य गुप्ता जी आ रहा हूं कि हमारे साथ पैनल में बहुत सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल काजमी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं जरा समझ लेता हूं, उनको भी डिबेट में जल्दी से जोड़ लेता हूं। सुहेल काजमी जी, सर जो टाइमिंग है, क्योंकि अब एक लंबे इंतजार के बाद 11 जुलाई से 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है, इस टाइमिंग को कैसे देखा जाए? और जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें तो जाहिर सी बात है एक मुद्दा मिल गया है, 370 पर फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है, तो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए जी, पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिबेट। दूसरा ये है कि हम सब खुश हैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, हमें अपने जुडिशियल सिस्टम पे और खासकर सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि एक लॉन्ग पेंडिंग केस है, उसकी लिस्टिंग हुई है 11 जुलाई को, और उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर होगा। जैसे कि बड़े बड़े इश्यूज जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किए हैं, और जो भी फैसला होगा जिस तरह का भी होगा वो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर होगा। जहां तक पॉलिटिकल, मैं तो किसी सियासी पार्टी से नहीं हूं, सियासी पार्टी का काम होता है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, और ठीक है वोटरों को लुभाने का या वोटरों से किस तरह से बात करने का। मुजफ्फर साहब ने लॉ पर्टेनिंग इश्यूज पूरे डिस्कस किए, उन्होंने बताया कि इसके क्या बैकग्राउंड थी आर्टिकल 370 की, किस तरह होना चाहिए था, किस तरह नहीं होना चाहिए था। इसी तरह 11 जुलाई को जो इसको अपोज कर रहे हैं या जो इसको डिफेंड कर रहे हैं वो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां रखेंगे। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप देखें जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को, जहां मेरे पीडीपी के भाई ने कहा कि महाराजा का एक्सेशन, और उस महाराजा जी का एक्सेशन लॉर्ड माउंटबेटन का और उनके बीच का जो एक्सेशन था, उसकी जो इरोजन थी वो सादिक साहब के टाइम 1965 में, जब सादिक साहब प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब 67 में उनकी सरकार चलेगी तो वहां से शुरू हो गया, और उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर पे आ गए और सदर रियासत से गवर्नर पे आ गए। तो पहला स्टार्ट जो है वहां से हुआ था, और आहिस्ता आहिस्ता जब शेख साहब ने हुकूमत यहां संभालनी थी 75 शायद इंदिरा जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि शर्त यह रखी कि पहले वो स्टेटस मेंटेन किया जाए प्राइम मिनिस्टर का और सदर रियासत का, फिर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इंदिरा जी बड़ी हेडस्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कहा कि बीती बातों को छोड़ के, पुरानी चीजों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, रियासत को, जम्मू कश्मीर रियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हिस्ट्री है, इसकी बैकग्राउंड ये है, और फिर हम आगे बढ़े। और तो
आर्टिकल 370 आहिस्ता आहिस्ता भारतीय जनता पार्टी का मौकफ तो था, वो तो आप सब जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था कि जब भी हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएंगे, जब भी सत्ता में आएंगे, तो आर्टिकल 370 नहीं रहेगा, एक संविधान, एक प्रधान और एक जैसा देखा जाएगा पूरी रियासतों को, जैसे बाकी रियासतों को देखा जाता है। और फाइनली जब वो पावर में आए, उनकी कोलिशन यहां बनी पीडीपी के साथ, वो और उसके बाद आपके सामने है सारा मंजर। लेकिन मैं समझता हूं कि आर्टिकल 370 से आगे भी हमको देखना है। आर्टिकल 370 के आगे भी एक हिंदुस्तान है, एक जम्मू कश्मीर है, और वो किस तरह प्रॉस्पेरस होगा, किस तरह 1,30,00,000 लोग यहां अमन अमान और आगे बढ़ सकते हैं, अलगाववाद और सारी चीजों को छोड़ के। अब मेरे कुछ भाई ये बोलते हैं कि नहीं, हमने खोया ही खोया, हमने पाया कुछ नहीं आर्टिकल 370 क्योंकि के बाद। अभी सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में ये पूरा मामला तो देखना बहुत अहम होगा कि अदालत का रुख इस पर क्या होता है, ये तो देखने वाला होगा। मैं सुहेल काज़मी जी दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल खान साहब जी, यहां पर बात सुहेल काज़मी ने बड़ा अच्छा छड़ा इरोजन की बात की, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जहां तक 370 को कमजोर करने की बात है, उसके इरोजन की बात है, ये तो एनसी सरकार और पीडीपी की जो सरकार थी उसी वक्त से शुरू हो गया था इसका इरोजन। इसको कमजोर किया जा रहा था, इसको असेंबली के जरिए मजबूत नहीं किया गया। देखिए, असेंबली की पावर ये नहीं है जी। इरोजन हुआ 1952 में और 53 में जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया 53 में। उसके बाद बिल्कुल सुहेल काज़मी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि यहां इरोजन स्टार्ट हो गया। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो एक्सटेंड की गई, वो 1953 में है। फिर 1975 में 1965 में जो प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था और प्राइम मिनिस्टर था, उसकी पोजीशन को खत्म किया गया और उसको एट पार विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट किया गया। उस वक्त भी लोकल गवर्नमेंट कोई नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये इनको भी पता है, काज़मी साहब को भी। अगर आप पूरे इस 75 साल में ना, आजादी के बाद 75 साल नहीं, जब एनसी की सरकार थी तो एनसी के सरकार में भी तो इसका इरोजन किया गया, कई लॉ उसमें बदले गए, कई लॉ लाए गए बीच में। नहीं, इरोजन जो था वो बहुत पहले हो गया था ऑलमोस्ट, यानी 370 में बस दो ही चीजें अब बची थी। 65 में ही इरोजन कंप्लीट हो गया था। और देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारा खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन जो थी वो आ गई थी पहले ही। प्रेसिडेंट और जो सदर रियासत था हमारा और प्राइम मिनिस्टर था वो खत्म हो गया था। तो ये ऑलमोस्ट तमाम जो इरोजन था 370 जिन कंडीशंस पे इलाहाक हुआ था वो। मेरा देखिए मुजफ्फर इकबाल खान साहब, कानून के आप बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला सरकार में थे, तो एक मौका सरकार के पास था, असेंबली की पावर उनके पास थी, और जो इरोजन हुआ था उसे मजबूत किया जा सकता था। वो मौका गवाया एनसी ने। नहीं, वो पार्लियामेंट के पास था, क्योंकि पार्लियामेंट ने इरोजन किया था। वो कोई यहाँ की सरकार से कंसेंट लेके इरोजन किया था। हमारी सरकार अब इतना कर सकती थी कि वापस रेजोल्यूशन डाल के असेंबली में, तो वो फारूक साहब की सरकार में, शायद आपको याद होगा कि 96 में जब फारूक साहब की सरकार बनी तो बाई 2/3 मेजॉरिटी यहां से एक रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली गवर्नमेंट को दिया गया। उस वक्त के होम मिनिस्टर जनाब एल.के. अडवाणी साहब थे। एल.के. अडवाणी साहब ने पहले कहा कि हमें आप रेजोल्यूशन डाल के असेंबली से सबमिट करो, और सबको पता है कि उस रेजोल्यूशन की क्या हालत हुई। वो रेजोल्यूशन डस्टबिन में फेंक दिया गया। तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रही, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये रिस्टोर करना था। पार्लियामेंट ने हम ज्यादा से ज्यादा उनको रिकमेंड कर सकते थे, रेजोल्यूशन पेश कर सकते थे, वो किया गया। लेकिन उसके बाद वो उनकी सियासी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की क्या हालत हुई, वो पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, भाई इनको कमजोर किया जाए। खैर, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, जी, ये अक्सर जब भी कोई बोलता है तो कहते हैं जी पिछले 70 साल। आप हिस्ट्री उठा के देखो कि लोकल, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कोई भी दूसरी पार्टी हो, लोकल पार्टियों ने सिर्फ 15 से 16 या 18 साल टोटल जो यहाँ हुकूमत की है। बाकी मैक्सिमम या तो गवर्नर राज रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार थी वो डायरेक्टली यहाँ रही। ठीक है। मैं मंजूर भट्ट, अब बीजेपी के सामने एक पसोपेश जरूर है
क्योंकि बीजेपी एक तरफ इसे वेलकम भी कर रही कि 11 जुलाई से इस पर सुनवाई शुरू होगी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि इसे हटाया नहीं जा सकता है। ये एक तरह से जम्मू कश्मीर के हक में, यहां के आवाम के हक में है, लेकिन दूसरी तरफ आप इसका वेलकम भी कर रहे हैं। हालांकि रविंदर रैना जी ने खुद उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो देश हित में होगा। हम जनाब वेलकम करते हैं। हमारी जो मुल्क की सबसे न्याय अदालत वो है सुप्रीम कोर्ट। हमने उनका मान रखने के लिए कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। उनका जो वहां पर जो डिसीजन होगा उसको जम्मू कश्मीर की आवाम तस्लीम करेगी। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, कानूनी दलीली ठीक है। कुछ मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे बैठे यहाँ सीनियर है, मेरे आदित्य गुप्ता जी कह रहे थे कि स्पेशल स्टेटस है। वाकई में ये स्पेशल स्टेटस था, लेकिन ये इन्हीं जो यहाँ के रीजनल पार्टीज थी इनके लिए स्पेशल स्टेटस था। जनाब अली 70 साल से जो कह रहे 70 साल से ही हमें कांग्रेस ने धोखा दिया जम्मू कश्मीर को। जिस महाराजा ने एक बड़े मुल्क के साथ बनाया था, जब इलेक्शन 2015 में जब आपने वोट दिए थे और 25 सीट जीती थी, जब आपने 25 सीट जीती थी, आपने ये बोल के दी थी कि थोड़ा मैं कंप्लीट जम्मू के साथ गलत किया। नो नो सर, नाउ यू ओपन द फ्लड गेट्स। Now you have to handle me. जी कह रहे थे आप बीच में टोक रहे हैं, मुझे तो बोलने दीजिए। Exactly the same line जो जम्मू में बोली गई थी। सुनिए जनाब, और जब आपने इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा था कि आपने जम्मू से तबाही की है। जो बिछड़ी थी हमसे, उसको तो इसी गवर्नमेंट इन्हीं 4 सालों में रिजर्वेशन मिली। हमारी एसटी कम्युनिटी, हमारी पहाड़ी, आप देखिए उनकी क्या हालत थी। जो वादे किए गए थे, क्या अलगावाद आपको लगता है 370 क्या अलगावाद के लिए स्पेशल स्टेटस था? यहाँ पर टेररिज्म, जो यहाँ पर हालात इन 30 सालों में हुई थी, क्या आर्टिकल 370 आपको लगता है उस चीज के लिए था? मैं समझता हूँ जो आपके हिसाब से 370 हटने के बाद मिलिटेंसी का सौदा भेजा गया हमेशा। आप मुझे बताइए, अबू हुरैरा साहब ने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से पूछा कि आप अगर आप सुनिए 16 साल ही अगर मैं इनकी मान के चलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ रूल किया, तो इन 16 सालों में इन्होंने आर्टिकल 370 को परमानेंट क्यों नहीं किया? जब ये हटाने के वक्त कह रहे हैं कि असेंबली का ये होना चाहिए था। जो पार्लियामेंट, जो सबसे बड़ा, सुनिए मेरी बात, जो लोकतंत्र जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा है, आप बताएं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इतनी, अरे 5 साल में हमने यहाँ के हालात बदल दिए। आपने क्या कमाल किया? आपने कोई कमाल नहीं किया सर। हमने अलगावाद खत्म किया। आपको 7-8 चीजें, तो आप उनमें से किसी एक चीज का जवाब। सर आपने अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट है? 26,000 डिक्लेयर्ड है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल क्रम्बल्ड है। डू यू हैव अ कैंसर सेंटर हियर इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसका ग्राफ क्या था? चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख से इस पर सुनवाई है, कोर्ट की तमाम चीजों पर नजर होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तमाम चीजों पर नजर होगी इस पर जब सुनवाई शुरू होगी। सुहेल काज़मी जी, देखिए समय की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है लेकिन समय की कमी। सुहेल काज़मी जी, एक लास्ट कमेंट आपसे कि सियासी पार्टियां चाह रही थी कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई शुरू हो। अब 11 तारीख से सुनवाई शुरू हो रही है। जो सियासी पार्टियां, क्या उनका भी नफा नुकसान इस सुनवाई में एक तरह से छुपा हुआ है? आगे लोकसभा के चुनाव भी हैं काज़मी जी। देखिए, सारी जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनका जो मैनिफेस्टो है वो आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है। मैं उस पर चर्चा नहीं करता। पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि जम्मू कश्मीर एक फ्लोरिशिंग प्रोग्रेसिव यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 370 के हटने के बाद बन रहा है, और उस पर चर्चा करना मैं समझता हूं जाती तौर पे एज ए सिटीजन हम सब मानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्शंस यहां डिलेड हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह जम्मू कश्मीर आगे चले, इस पे काम होना चाहिए, हो रहा है। और मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो है वो लोगों की है। लोग अमन चाहते हैं, लोग हॉलो स्लोगन्स पे बिलीव नहीं करते हैं कि हमने क्या खोया है, और उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन क्या पाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग? यहां पिलग्रिम टूरिज्म बढ़े, यहां कश्मीर का टूरिज्म बढ़े, अलाइड सेक्टर जो टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, रोजगार के साथ जुड़े हैं। लंबे इंतजार के बाद, 4 साल तवील इंतजार के बाद अब इस पर एक तरह से सुनवाई शुरू हो रही है। आगे सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा, बहुत अहम मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। सुहेल काज़मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आदित्य गुप्ता जी, मंजूर भट्ट साहब और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।